हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। हम जो है आज एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल लेने वाले हैं। आप इसे एक सवाल के गिनती में डाल सकते हो और बहुत ही कम ही चांस है कि आप ये सवाल खुद कर पाओ। तो बहुत कुछ अच्छे सवाल बनते हैं रोटेशनल मोशन में, जो मतलब जेई एडवांस के लेवल से भी हल्के ऊपर जाते हैं। मतलब जैसे आप कह सकते हो कि ओलंपियाड्स में ऐसे सवाल आते हैं कभी कभार। तो हम जो है वैसा ही सा एक सवाल लेने वाले हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। एक एक्सिस है जो एक रिंग के सेंटर ऑफ मास के थ्रू ऐसे पास कर रही है। ये रिंग ऐसे रखा हुआ है। अब ऑब्वियसली मैं 2D प्लेन पे ऐसे दिखा दूंगा तो वो कुछ ऐसा लगेगा। आप साइड व्यू देखेंगे तो उसका आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो वो तो मैं बना के यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं। तो ये ऐसे कुछ है। डायमेट्रिकल एक्सिस इसकी एक्स और जेड है। मतलब अगर टॉप व्यू देखोगे, वाई जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है। ये रिंग जो है ना, ये आपका एक्स जेड प्लेन में रखा हुआ है। अगर हम इसका टॉप व्यू बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके का है। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है, ऐसे करके। और ऐसे बाहर की तरफ निकलती हुई आपकी वाई एक्सिस है, और ऐसे ही कुछ बाहर की तरफ निकलती हुई ऐसे करके आपकी स्लेंटेड ये वाली एक्सिस है जो मैंने इधर बना रखी है साइड व्यू में। वो ऐसे कुछ है, सही है। मतलब वो भी प्लेन में नहीं है, वो भी एक्स वाई प्लेन में आपके। ये जो एक्सिस है ये भी एक्स वाई प्लेन में, रिंग आपकी एक्स जेड प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में ऐसे एक एक्सिस है और वो एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल के साथ यानी एक्स के साथ जो एंगल थीटा बना रही है। तो इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो स्ट्रेटेजी तो जैसी हर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रॉब्लम में होती है। हम एक पहले एलिमेंट चूज़ करते हैं, वो एलिमेंट के लिए फिर उसका वेरिएबल डिफाइन करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल यूज़ होगा। अब ये तो सीधा समझ में आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली ये यूज़ होगा, आई इक्वल टू इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर। तो मतलब डी एम आर स्क्वायर यूज़ होगा तो पहले तो हमें ये वेरिएबल आर डिफाइन करना पड़ेगा, साथ ही में हमें एक एलिमेंट डिफाइन करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली क्योंकि रिंग एक लाइन मास होता है, लाइन मास डेंसिटी होती है रिंग। ये जो रिंग है ये हम बहुत थिन मान के चलते हैं, इसलिए हम इसे एक लाइन ही मान के चलते हैं कि एक सर्कुलर लाइन है, उसे ही हम रिंग कहते हैं। तो एक लेंथ के लिए हम क्या करते हैं, उस पर हम एक पॉइंट चूज़ करते हैं फॉर अ पॉइंट मास। वैसे ही जैसे हम डिस्क लेते हैं तो डिस्क में हम क्या करते हैं, एक लाइन लेते हैं। जैसे जिसका एरिया होता है उस पर हम एक लाइन लेते हैं, जिसका वॉल्यूम होता है उसमें हम एरिया लेते हैं। वैसे ही जब हम एक लाइन लेते हैं, ये एक लाइन से बना हुआ है, तो उस पर हम एक पॉइंट मास लेते हैं। तो हमारा एलिमेंट तो एक पॉइंट मास होगा, वो आप भी समझ रहे होंगे। जब नॉर्मली डिराइव करते हैं एक रिंग के लिए ऐसे पास होने वाली एक्सिस के थ्रू, तो इंटीग्रल डी एम आर स्क्वायर आता है, और हर पॉइंट का आर ही डिस्टेंस होता है इससे। इसलिए हम आराम से क्या करते हैं, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल देते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, और वहाँ पे इंटीग्रल डी एम आ जाता है जो ऑब्वियसली एम के बराबर होता है। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग एम आर स्क्वायर आता है। बट यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे इशू ये है कि आप कोई जब पॉइंट मास लेंगे तो वो पॉइंट मास का ये एक्सिस से हर पॉइंट मास का सेम डिस्टेंस नहीं होगा। पहली बात तो ये एक इशू है। मतलब मैं पहले आपको एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे। तो अब ये तो समझ में आ रहा है कि हमें पहले तो एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब एलिमेंट कैसे ले, तो एलिमेंट ऑब्वियसली हम कुछ इस तरीके से लेंगे। पहले मैं इसका टॉप व्यू बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी रिंग है, ये ऐसे करके एक्स एक्सिस। ये सब जगहों पे जब मैं ड्राइंग्स बना रहा हूँ तो आप थोड़ा स्पीड अप कर सकते हो वीडियो को होल्ड करके। मैं थोड़ा स्लो बनाता हूँ ये सब, तो ठीक है। हम क्या करेंगे, एक एंगल अल्फ़ा पे जाएंगे और फिर वहाँ से अल्फ़ा प्लस डी अल्फ़ा पे जाएंगे। जैसे ही हम ये काम करेंगे तो हमें एक पॉइंट मास मिलेगा। ये जो है डी अल्फ़ा विड्थ का एक पॉइंट मास हमें मिलेगा। वैसे तो इसका विड्थ है आर डी अल्फ़ा, लेंथ इसका आर डी अल्फ़ा है, सॉरी, इसका विड्थ कुछ नहीं होगा। तो ये एक पॉइंट मास होगा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होगा, इसलिए हम इसे पॉइंट मास कह सकते हैं। तो ये हम एक सिलेक्ट कर रहे हैं।
अब ये हमने सिलेक्ट कर लिया, जैसे हम रिंग में करते थे सेम हम यहाँ पे लॉजिक यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाएगी, यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि हमारी एक्सिस जो है मेन वाली जिससे हमें निकालना है वो कुछ ऐसे है, यहाँ से ऐसे करके स्लैंटेड है और वो इसके साथ एंगल ऐसे थीटा बना रही है। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। मतलब ये ऐसे है ना, तो ये एंगल थीटा नीचे से बन रहा है, यहाँ से एक्स एक्सिस से ऐसे करके थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होता, मान लो एक पॉइंट मास हम कोई यहाँ पे लेते, तो हम आराम से उसका डिस्टेंस, ये वाला जो पॉइंट मास है इसका डिस्टेंस ये एक्सिस से आराम से निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, बस यहाँ से हम एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस पे ऐसे, मतलब परपेंडिकुलर इस पे एक ड्रॉप कर देते और ये यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाता। ये हम जानते ही हैं इसकी लेंथ क्या है, आर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके ये लेंथ बहुत आसानी से निकाल सकते थे। ये क्या हो जाता, आर साइन थीटा हो जाता आपका। बट ये जो है ये वाले पॉइंट मास के लिए ये आर साइन थीटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत लोग को ये डाउट हो जाता है इसमें कि सीधा आर साइन थीटा क्यों नहीं ले लिया। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे और चीज़ क्या की है, थोड़ा मैं इसे और बढ़िया बनाना चाहूँगा, थोड़ा मतलब मोटा बनाना चाहूँगा ताकि आपको ये समझ में आए। ये हमारी एक्सिस है, सही है, ये थीटा एंगल बना रही है ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर कोई मास होता तो आपकी बात सही है, यहाँ पे हम आर साइन थीटा इसे ले सकते थे। बट हमारा जो डीएम मास है वो ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, उसके साथ प्लेन में ऐसे करके एक एंगल है, लेट से ऐसे दिखा देता हूँ मैं, वो एंगल अल्फ़ा पे ऐसे डी अल्फ़ा पे कहीं पे है। तो हमें ये डिस्टेंस नहीं, ये ऐसे करके यहाँ से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालनी है। या थोड़ा और देखना चाहो तो लेट से ये साइड में वो चीज़ दिखा देता हूँ। तो ये जो है ऐसे करके एंगल कुछ बना रहा है, अब थोड़ा शायद फील आ रहा होगा। ये एंगल ऐसे करके अल्फ़ा बना रहा है, यहाँ पे मैंने ये यहाँ से लिया है, आप कहीं से भी ले सकते हो। तो अल्फ़ा पे ऐसे करके कुछ है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस ऐसे निकालनी है इससे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो वो ऑब्वियसली आर साइन थीटा नहीं होगी, उसके लिए हमें थोड़ा वेक्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा। अब वो हम कैसे करेंगे वो भी देखना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और मेन पार्ट इस क्वेश्चन का वही है। तो अब पहले तो हमने अपना एक एलिमेंट ले लिया, फर्स्ट स्टेप हमारा जो इंटीग्रेशन में यूज़ होता है वो हमने कर लिया। एक लाइन चार्ज लिया, अल्फ़ा पे गए, डी चार्ज नहीं सॉरी मास, अल्फ़ा पे गए, डी अल्फ़ा विड्थ का एक आर डी अल्फ़ा लेंथ का ऐसे करके एक हमने पॉइंट मास ले लिया है। अब इसका जो हमारी एक्सिस है उससे डिस्टेंस निकालना है, तो इसका डिस्टेंस यानी ये आर हमें निकालना है। तो अब वो कैसे निकालेंगे वो देखने वाली चीज़ है, चलिए उस पर जाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा सर्कल एक बना लिया है ताकि समझने में आसानी हो, है ना। तो अब देखो ये एंगल क्या है हमारा, अल्फ़ा सॉरी डी अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा, ये रहा। अब देखो मैं यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, मैं क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरा ऐसे करके कुछ ये है एक्सिस, तो मुझे यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ऐसे करके गिराना है। मिडल फिंगर मेरा देखिए एक बार आप, ऐसे करके एक परपेंडिकुलर गिराना है। तो मैं जो है मेरी जो ये एक्सिस है इस पर कोई वेक्टर एज्यूम कर लूँगा। अब वो मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, वो आप देखेंगे, बहुत ब्यूटी है इस क्वेश्चन की कि वो एम वेक्टर जो है ना वो उसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा हम देखेंगे। तो इस एक्सिस पे हम एक एम वेक्टर कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ये ऐसे है, तो ऐसे करके यहाँ से हम ये दूरी निकालना चाहते हैं, ये वाली, ये मिडल फिंगर से मैं ऐसे, थोड़ा इस पर बताना मुश्किल है, वाइट बोर्ड होता तो आराम से बता पाता, बट आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। मतलब ऐसे करके कुछ दूरी है ये एक्सिस से, वो हमें परपेंडिकुलर दूरी निकालनी है। तो पहले तो हम ये आर वेक्टर ये कर देते हैं कि मतलब ये जो पॉइंट है इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा। तो लेट से कुछ आर वेक्टर वो होगा, तो आर वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये एक्स जेड प्लेन में, ये एक्स है ये जेड है, तो एक्स जेड प्लेन में तो पहले तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, आर कॉस अल्फ़ा, क्योंकि ये रेडियस आर का है। हाँ रेडियस आर और मास एम ये तो खुद ही मान के चलो। और ये क्या है, आर साइन अल्फ़ा।
आर साइन अल्फ़ा बट नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पहले तो वेक्टर ही लिख लेते हैं, आर कॉस अल्फ़ा आई कैप माइनस आर साइन अल्फ़ा के कैप। तो मतलब हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे लिख सकते हैं, आर कॉस अल्फ़ा कॉमा, अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस कुछ ऐसे है, ये पॉइंट आपका y एक्सिस पे है ही नहीं, सही है। तो 0 कॉमा माइनस आर साइन अल्फ़ा, इसमें थोड़ा आपको विजुअलाइज खुद करना पड़ेगा, मैं ऑब्वियसली पेपर पेन पे उतने अच्छे से विजुअलाइज नहीं करा पाऊँगा। ऐसे करके ये एक्सिस है, इससे परपेंडिकुलर दूरी हम निकालना चाह रहे हैं। अब वो आप देख लेना, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप करेंगे, सही है। तो हमने ये देख लिया कि ये जो पॉइंट है इसके वेक्टर कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे आए, मतलब वेक्टर फॉर्म में कुछ ऐसा आ रहा है। अब मान लो कि इस पे हमने कोई m वेक्टर लिया, वो m वेक्टर जो है उसका जो हेड है, मतलब मैं बना ही देता हूँ फिर थोड़ा अच्छे से उल्टा समझ में आएगा। ये r वेक्टर है, ये हम कुछ इस तरफ से देख रहे हैं, मतलब ये ऐसे है ना, तो हम ये प्लेन से इसको देख रहे हैं ताकि m वेक्टर और r वेक्टर हमें एक प्लेन में दिखे, तभी हम थोड़ा विजुअलाइज उसे कर पाएंगे। ये ऐसा है ना, तो r वेक्टर और m वेक्टर एक प्लेन में पड़े, हम कुछ उस व्यू से इसे देख रहे हैं। लेट से मैं इसे m वेक्टर कह देता हूँ, या कुछ p वेक्टर, लेट से कुछ भी कह सकते हैं, इसे p वेक्टर कह दिया, सही है। तो अब ये p वेक्टर पे एक मैंने ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यही डिस्टेंस जो है मुझे निकालनी है, यही डिस्टेंस मेरी, ये जो स्लैंटेड एक्सिस है इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है। लेट से ये जो एंगल इसके साथ कुछ बना रहा है वो कुछ बीटा एंगल बना रहा है। तो अब देखो ये दूरी निकालनी है, लेट से मैं इसे कुछ L कह देता हूँ। तो L आपका किसके बराबर हो जाएगा, L विल बी इक्वल टू ये जो R वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड R ही होगा, तो वो हमारा R साइन बीटा के बराबर हो जाएगा। और साथ ही में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने बोला ना कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, तो वो अब देखना, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो वो किसके बराबर होगा, तो ऑब्वियसली वो R का खुद का मैग्नीट्यूड, P का खुद का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में एंगल इसके बराबर होगा। तो मतलब ये जो L है मेरा R साइन बीटा, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अब ठीक है, मैं L को ये लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर अपॉन P। अब ये जो P वेक्टर अपॉन P है इसे मैं P कैप से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यही मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता था कि ये P वेक्टर आप कैसे भी अज्यूम कर लेते, आपको अंत में ये एक्सिस के तरफ एक ये एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर मिल जाता, मतलब वन लेंथ का 1 यूनिट का एक वेक्टर मिल जाता जिसकी डायरेक्शन इसके अलोंग है, सही है। तो मतलब यहाँ पे हमारा R वेक्टर क्रॉस P कैप ऐसा कुछ आ जाएगा, सही है। तो मतलब हमें ये डिस्टेंस अब मिल चुकी है। अब ये डिस्टेंस तो मिल चुकी है, P कैप कैसे निकाले, तो P कैप निकालना बहुत आसान है, वो आप खुद थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ऑब्वियसली करूँगा ही। ये हमारा रिंग है, इसे हम साइड व्यू से देख रहे हैं, ये हमारी एक्सिस थी, ये y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। तो इसके अलोंग एक यूनिट का ऐसे करके कोई भी वेक्टर कंसिडर करो, ये हमारा यूनिट वेक्टर हो जाएगा इसके अलोंग, ये हमारा और कुछ नहीं है, यही हमारा P कैप है। तो ये एंगल थीटा बना रहा है x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा बना रहा है। तो P कैप आपका किसके बराबर हो जाएगा, P कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, R cos थीटा आई कैप प्लस R साइन थीटा J कैप। और यहाँ पे ये R जो है इसके मैग्नीट्यूड के लिए, तो R तो आपका 1 ही है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा J कैप इसके बराबर है। तो अब हमें क्या करना है, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, तो R वेक्टर हम ऑलरेडी निकाल के बैठ चुके हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट एक बना लेते हैं, R cos अल्फ़ा। अब हमें निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ R क्रॉस, यहाँ पे मैग्नीट्यूड था, सॉरी ये लिखना गलत था मेरा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है हमें।
तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर निकालना है। तो पी वेक्टर यहाँ पे पहले आप पी के भी ये लिख सकते हो या आर के भी लिख सकते हो, एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड अंत में निकालना है। क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आर क्रॉस पी और पी क्रॉस आर में बस डायरेक्शन का डिफरेंस होता है, एक क्लॉकवाइज होता है एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो आर कॉस अल्फ़ा यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस आर साइन अल्फ़ा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा एंड यहाँ पे 0, सॉरी थीटा क्या लिख रहा हूँ। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो एक एक करके देखते हैं। पहले तो आई कैप लिख दिया, अब आई कैप को ऐसे छुपा लेते हैं हम मैं मतलब बेमतलब नाटक कर रहा हूँ। अब सीधा यहाँ पे 0 इंटू 0 माइनस आर साइन अल्फ़ा इंटू साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आर साइन अल्फ़ा साइन थीटा, सही है। माइनस जे कैप के साथ माइनस लेते हैं, अल्टरनेट प्लस माइनस इसमें चलता है। मान लो कोई और यूनिट वेक्टर, वैसे इसमें नहीं हो सकता बट मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में ऐसा आ सकता है, कुछ और एक और यहाँ पे हो जाता तो उसके साथ फिर माइनस आ जाता, क्योंकि के कैप में प्लस आता है। तो माइनस जे कैप लिखेंगे और फिर जे कैप को छुपा लेंगे, तो पहले आर कॉस अल्फ़ा इंटू 0 वो 0 ही आ जाएगा, माइनस आर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा, तो वहाँ से हमारे पास आर साइन अल्फ़ा इंटू कॉस थीटा ऐसा आ जाएगा, प्लस के कैप। अब के कैप ऐसे रख दिया, मतलब के कैप और ये छुपा लिया, आर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 0, तो एक तो 0 ही हो गया, और आर कॉस अल्फ़ा साइन थीटा। तो मतलब हमारा जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमें कुछ ऐसे मिल रहा है, इसका अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, उससे हमें एल मिल जाएगा। तो यही जो था ना, ये वाला पार्ट जो अभी हमने किया है, ये मुझे पता है समझने में थोड़ा मुश्किल है, बहुत इलेबोरेट चीज़ है ये, बट आई होप थोड़ा मैं शायद कन्वे करने में सफल रहा हूँगा यहाँ पे। अगर आपको वेक्टर्स की समझ है तो आई होप यहाँ पे ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और अगर ये लेवल की चीज़ें देख रहे हो तो आई होप चीज़ें खुद विजुअलाइज भी कर पा रहे होगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब देखो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एल की वैल्यू यहाँ पे इन सब का स्क्वायर ले लेंगे और रूट में डालेंगे। तो इन सब का जब स्क्वायर लेंगे, या हम एक सीधा काम करते हैं कि हमें इंटीग्रल dm आर स्क्वायर ही लेना है ना, तो डायरेक्टली एल स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। तो एल स्क्वायर निकाल लेंगे तो उसमें एक आर स्क्वायर तो हर जगह से कॉमन आ ही जाएगा, साथ ही में अंदर क्या बचेगा फिर साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा, सही है। अब यहाँ पे ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आ जाएंगे, तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा जो कि 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, सीधा मैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा लिख देता हूँ प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अब हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन पे जाते हैं, इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं बट इंटीग्रेशन अंत में करना ही है, तो हम डायरेक्टली उसी पे चलते हैं। तो यहाँ पे अब वापस उस पे आते हैं, अल्फ़ा पे गए, डी अल्फ़ा पे गए, ये जो लिया, अब हमें इसकी एक्सिस से, जो हमारी ऐसी कुछ एक्सिस थी उससे दूरी एल भी पता चल चुकी है। तो पहले तो इसके लिए dm लिख दो, तो dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, m मास फैला है 2 पाई एंगल पे, तो डी अल्फ़ा पे कितना फैला होगा, m/2 पाई डी अल्फ़ा, सही है। ये समझ में आया कैसे लिखा, 2 पाई एंगल पे m मास फैला है, तो ये क्या हो जाएगा मास पर यूनिट एंगल, या मास पर यूनिट ये भी ले सकते हो, मास पर यूनिट लेंथ भी ले सकते हो। यहाँ पे r मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी लेंथ के लिए बस यहाँ पे r एक और, तो r से r कैंसिल ही हो जाएगा। तो आई होप वो ज़्यादा कन्वेइंग होगा, तो मैं यहाँ पे वही करता हूँ कि 2 पाई r लेंथ पे m मास फैला है, तो आर डी अल्फ़ा लेंथ पे कितना होगा, m/2 पाई r इंटू आर डी अल्फ़ा, तो दैट इज़ नथिंग बट m/2 पाई डी अल्फ़ा। तो ये dm है। अब हमें इंटीग्रल dm आर स्क्वायर करना है, तो i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल m/2 पाई डी अल्फ़ा, और r यानी यहाँ पे हमने उसे l ले रखा था, ऐसे कुछ दूरी थी, तो
वो एल हम निकाल के बैठ चुके हैं, एल का स्क्वायर निकाल के सॉरी हम बैठ चुके हैं, तो वो आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा। एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ वही। तो इसे अब हमें इंटीग्रेट करना है, और ऑब्वियसली इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और 2 पाई तक सारे लेते जाएंगे। तो 0 to 2 पाई हमें इंटीग्रेट करना है। तो जो इंटीग्रेशन आएंगे वो हम बाजू बाजू में कर लेंगे। तो ये देखो mr²/2 पाई ये आ जाएगा। फिर अंदर इंटीग्रल साइन स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा 0 to 2 पाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल कॉस स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा फ्रॉम 0 to 2 पाई। यहाँ पे इसे शायद हम सिंप्लीफाई कर दे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि फिर किसी एक के टर्म्स में ला दें, मतलब या तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा के या तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा के, क्योंकि फिर एक मतलब चीज़ें थोड़ी छोटी होती हुई दिखेंगी, वरना ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर हमें दोनों का इंटीग्रल यहाँ पे लेना पड़ेगा। वैसे वो कोई बहुत टीडियस टास्क नहीं है, काम करो छोड़ो करते ही है, यही करते हैं। आपको शायद इंटीग्रेशन भी थोड़ा याद आ जाए। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा निकालना है, तो यहाँ पे सीधा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, नहीं तो पता चला कोई उसे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा लिख दे माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, वो गलत होगा ऑब्वियसली। हमें पहले जो आइडेंटिटीज ट्रिगोनोमेट्री में आपने सीखी होंगी वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये सीखा होगा cos 2a = 1 - 2 साइन स्क्वायर है, और साथ ही में ये भी सीखा होगा कि cos 2a = 2 cos स्क्वायर है -1। पहले तो ये हम देखते हैं कि cos 2a = cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो इससे ये दोनों आते हैं। एक बार हम यहाँ पे cos स्क्वायर ए के जगह 1 - साइन स्क्वायर ए डालते हैं तो ये मिलता है, साइन स्क्वायर ए के जगह 1 - cos स्क्वायर ए डालते हैं तो ये मिल जाता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए को cos 2a के टर्म्स में ला के फिर यहाँ पे डाल के इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा यहाँ पे अप्रोच होगा। तो साइन स्क्वायर ए हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए विल बी 1 - cos 2a अपॉन 2। सिमिलरली cos स्क्वायर ए विल बी 1 + cos 2a अपॉन 2। ये भी हम डायरेक्टली याद रखते हैं वैसे, बट मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। तो अब साइन स्क्वायर अल्फ़ा का इंटीग्रेशन करना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे a के जगह अल्फ़ा आएगा, तो 1 - cos 2 अल्फ़ा अपॉन 2 इसे इंटीग्रेट करना है। तो पहले तो 1/2 को बाहर निकाल लिया, 1d अल्फ़ा, तो वहाँ से अल्फ़ा ही आ जाएगा, माइनस cos 2 अल्फ़ा, तो cos 2 अल्फ़ा का सीधा sin 2 अल्फ़ा मत लिख देना, sin 2 अल्फ़ा अपॉन 2 आएगा, साथ में एक नीचे 2 भी आएगा, क्योंकि हम जब cos 2x का इंटीग्रेशन करते हैं तो cos 2x अपॉन जो x का कोएफिशिएंट होता है वो लेते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक, दोनों ही 0 to 2 पाई, ये भी 0 to 2 पाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाफ, यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, यहाँ पे sin 2 × 2 पाई, तो वो तो आपका मतलब पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो 0 ही आएगा, मतलब ये पूरी टर्म ही 0 आएगी, सीधी बात। तो यहाँ पे हमारा पहला जो इंटीग्रल है वो लास्ट में पाई यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे पाई आ जाएगा। अब ये चीज़ देखो, cos स्क्वायर अल्फ़ा डी अल्फ़ा, तो cos स्क्वायर अल्फ़ा के लिए भी सिमिलर सा प्रोसीजर है, सेम चीज़ ही आएगी, बस यहाँ पे बीच में एक प्लस आ जाएगा। तो प्लस आने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, बस यहाँ पे ये क्योंकि वैसे भी 0 है तो यहाँ पे बस एक प्लस आएगा, खुद कर लेना। 1 + cos 2 अल्फ़ा/2 का आप करना है ना, तो सेम ही चीज़ आएगी, बस यहाँ पे एक प्लस आएगा बीच में, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनीवेज इसका जो लिमिट्स डालेंगे तो ये 0 ही चीज़ आने वाली है। तो मतलब हमारे पास फाइनली क्या आ रहा है, अरे आधे घंटे होने आ गए, मतलब ये था थोड़ा बड़ा था तो ऑब्वियसली मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग गया। पाई प्लस पाई साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हमारे पास कुछ लास्ट में बनता हुआ दिख रहा है। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास फाइनली जो वैल्यू आ जाएगी आई की, वो आएगी mr² / 2 × 1 + साइन स्क्वायर थीटा।
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मुझे पता है कि बहुत बड़ा था ये वीडियो बहुत बड़ा था। ऑब्वियसली लोग शायद पूरा देखेंगे भी नहीं, बट शायद जो देखेंगे उनको एक नया तरीका मिला होगा चीज़ों को देखने के लिए। तो हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफरिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ये चीज़ हमने यहाँ पे पूरी अच्छे से डिराइव करी है। मेन चीज़ यहाँ पे यही था ऑब्वियसली, और एंड में थोड़ा, क्योंकि अगर कोई 11th का देख रहा है तो इंटीग्रेशन था, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हो गया, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।